को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को पढ़ेंगे और इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके पढ़ेंगे, जैसे कि वी आर टीचिंग सम लेमैन जिसको बिल्कुल कुछ पता नहीं है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर हम इसको उर्दू में डिफाइन करें तो हमारी ज़मीन की जो हवा है ये यहाँ से दर्जा हरारत को निकलने नहीं देती, यहीं पर उसको स्टोर रखती है ताकि हमारा एटमॉस्फेयर इतना गर्म रहे जिसमें हम अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। तो इसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इंग्लिश में द ट्रैपिंग ऑफ द सन्स वार्मथ इन अ प्लैनेट्स लोअर एटमॉस्फेयर। जो सूरज की गर्मी है उसको ज़मीन के लोअर एटमॉस्फेयर में इसको ट्रैप करने, इसको बांध के रखने को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। शुरू करते हैं पुराने ज़माने से, जब इंसान ने बहुत ज़्यादा आबादियाँ नहीं बनाई थी। उस वक्त हमारा सूरज था, हमारी ज़मीन थी, और सूरज से रेगुलर जो इंसोलेशन आती थी, सूरज की शुआएं ज़मीन की तरफ आती थी। जब हम उनकी बात करते हैं तो ये बिल्कुल शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है। इनकी स्पीड यूँ समझ लीजिए वो ज़्यादा होती है और ये एटमॉस्फेयर से बड़े आसानी से गुजरकर ज़मीन तक आ जाती है। ये मुख्तलिफ इसकी वेवलेंथ भी दी गई हैं। तो जो सूरज से आती हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है और इसकी वेवलेंथ डिफरेंट होती है। अब ये वेवलेंथ जब ज़मीन तक आती है तो ये इसका तकरीबन 50% हिस्सा हमारी इस ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाता है। बाकी कुछ हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाता है। कुछ इन मॉलिक्यूल्स से टकराकर दाएं बाएं की तरफ स्कैटर हो जाता है और कुछ इन क्लाउड्स के साथ लगता है। इन क्लाउड्स से भी आगे पीछे दाएं बाएं की तरफ वो स्कैटर हो जाता है। तो अगर हम टोटल बात करें तो तकरीबन 50% हमारी ज़मीन जो सॉलिड है यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है और 30% हमारी ज़मीन के साथ टकरा के कुछ वापस चली जाती है, कुछ इन मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा के वापस चली जाती है, कुछ इन क्लाउड्स के साथ टकरा के रेडिएशन वापस चली जाती है, और 20% इन क्लाउड्स और मॉलिक्यूल्स में एब्जॉर्ब हो जाती है। 50% यहाँ एब्जॉर्ब हो गई, 20% यहाँ एब्जॉर्ब हो गई और 30% यहाँ से एटमॉस्फेयर की तरफ, एटमॉस्फेयर से बाहर स्पेस की तरफ वापस चली गई। अब जब तक ये फिनोमिना रेगुलर हो रहा था तो हमारे ज़मीन का जो एवरेज टेम्परेचर था वो तकरीबन 14 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि नॉर्मल एवरेज टेम्परेचर है जिस पे हमारी ज़िंदगी जो रेगुलर चल रही है, नॉर्मल चल रही है, उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आ रही थी। लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि हमने ज़मीन को चेंज करना शुरू कर दिया और जब हम ज़मीन को हमने चेंज किया तो यहाँ से जो निकलने वाली रेडिएशन थी उसको हमने थोड़ा सा चेक किया कि यहाँ से जो हीट आई है, जो एब्जॉर्ब हो चुकी है, वो अब कहाँ जाती है। तो उसमें रेडिएशन की सूरत में इस ज़मीन से जितनी इसने हीट एब्जॉर्ब की है 69% जो निकलती है वो रेडिएशन की सूरत में निकलती है और वो फिर यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कुछ कंडक्शन की सूरत में यहाँ पर बिल्कुल जो लोअर एटमॉस्फेयर है तो 7% मॉलिक्यूल ज़मीन के साथ टकराने के बाद गर्म हो जाते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम 3 से 4 फुट का एरिया है यहाँ पर कंडक्शन के जरिए भी वो हीट ट्रांसफर होती रहती है और कन्वेक्शन यानी ये मॉलिक्यूल्स मूव कर लेते हैं या लेटेंट हीट जो ट्रांसफर होती है वो 24% है हमारी ज़मीन से। यानी अगर 100% हम 100 यूनिट्स ले लेते हैं जो ज़मीन की हीट है, अब इसने वो निकालनी है तो उसमें से 69% रेडिएशन के जरिए निकल जाती है, 7% कंडक्शन के जरिए और 24% वो ये वाले जो मॉलिक्यूल्स गर्म हो जाते हैं ये ऊपर की तरफ मूव करते हैं जिसको हम कन्वेक्शन कहते हैं, उसके जरिए ज़मीन से एटमॉस्फेयर गर्म होता है। अब जो नॉर्मल हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन ये जो रेड एंड ब्लू डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और इस किस्म के वो मॉलिक्यूल्स हैं जो ज़्यादा टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं। जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ हीटिंग ऑफ दिस एटमॉस्फेयर है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, ज़मीन से निकलने वाली रेडिएशन है। तो उसको जब तक इनकी जो क्वांटिटी थी वो नॉर्मल थी तो तब तक तो वो निकलती थी हमारी रेडिएशन, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेते थे और ये हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है ये बरकरार रहा।
लेकिन वक्त के साथ साथ क्या हुआ कि हमने, इंसानों ने यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई, चिमनियाँ लगाई, गाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती हैं, और इस किस्म के बहुत सारे काम किए, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह, इनकी जो अमाउंट थी वो इंक्रीज हो गई हमारे एटमॉस्फेयर में। अब जमीन से निकलने वाली जो शुआएं हैं वो जितना पहले एटमॉस्फेयर से के बाद स्पेस में पहुंच जाती थी, अब वो नहीं पहुंच पाती, यहीं पर ट्रैप हो जाती। ये जो ग्रीन कलर की हैं ये जमीन से निकलने वाली रेडिएशन है, तो ये यहीं पर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है वो 14 से अब तकरीबन 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और अगर ये इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो आइंदा 30 से 40 साल में हमारे जितने भी पहाड़ी इलाकों के ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगे, यानी हमें बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। एक मतलब फिर हम बहुत एक ही सेंटेंस में इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये एक छलनी का काम करता है। जो सूरज से शुआएं आती हैं तो वो तो बड़ी आसानी से इसमें आ सकती हैं, ज़मीन तक पहुंच जाती हैं, लेकिन जो ज़मीन से निकलने वाली शुआएं हैं ये मोटी शुआएं हैं, इसमें अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो फिर यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, और ये जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं ये अब जमीन से निकलने वाली शुआओं को यहीं पर रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। इस इफेक्ट को, गैसेस के इस रोल को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट।